नमस्कार दोस्तों, सीईटी प्रीवियस ईयर पेपर की इस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम 5 फरवरी 2023 शिफ्ट सेकंड और 11 फरवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट और 11 फरवरी 2023 शिफ्ट सेकंड के कुल 30 प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हल करते हैं। यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले कदम पर। CET 10+2 5/2/2023 शिफ्ट सेकंड के प्रश्न। बरखान इस्लाकृतियाँ निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? बरखान जो इस्लाकृतियाँ हैं वो कहाँ पे मिलती है? मरुस्थलीय प्रदेश। देखो मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में क्या बताया है। बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। अर्धचंद्राकार आधे चांद के समान होते हैं। सैंड ड्यून जिनको बोला जाता है। इनके निर्माण में मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक निश्चित दिशा से चलने वाली हवाओं द्वारा रेत के संचय से होता है। एक निश्चित दिशा में हवा चलती है तो रेत के इकट्ठा होने से होते हैं। राजस्थान में थार के मरुस्थल में इस प्रकार की शिलाकृतियाँ मिलती है। तो आंसर हो जाएगा बरखान कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय प्रदेश में। देखो पर्वतीय प्रदेश क्या होते हैं? पर्वतीय प्रदेश में प्रमुख शिलाकृतियाँ पर्वत घाटियाँ, दर्रे आदि होते हैं। बरखान का निर्माण पर्वतीय क्षेत्र की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, इसमें तो क्योंकि पर्वतीय प्रदेश में तो पर्वत घाटियाँ और दर्रे होते हैं। पठारी प्रदेश की बात करें तो पठारी प्रदेश पठार ऊंचा होता है, अपेक्षाकृत समतल भूभाग होता है। बरखान का संबंध पठारी भूभाग से नहीं है बल्कि हवा द्वारा रेत के निक्षेपण से होता है, रेत के जमने से होता है, क्योंकि ये तो पठार तो ऊंचा भूभाग होता है। ठीक है, इसे मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। तटीय क्षेत्र, तटीय प्रदेश। देखो ये जो प्रश्न ऐसे के ऐसे सेम प्रश्न 5 प्रकार के भागों में बांटा गया है ये प्रदेश को। तो कक्षा 12वीं की जो पुस्तक है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, तो वह मेरे द्वारा हल करवाई जा रही है विस्तृत व्याख्या के साथ। तो आप उन वीडियो को आप ज़रूर देखें। और 3 क्लासें हो चुकी है कक्षा 12वीं की जो हिस्ट्री और कल्चर की जो बुक है उससे, तो ये सभी उसी में है। तटीय क्षेत्र में समुद्री लहरों और हवाओं से रेत के टीले बन सकते हैं। तटीय क्षेत्रों में रेत के टीले बन सकते हैं, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में बरखान क्या है? थार का मरुस्थल प्रदेश की स्थापना करती है। तो उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश बरखान। ये आंसर देखो, बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी के सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती? जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती तो कौन सी हो जाएगी? देखो सुकड़ी। सुकड़ी लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम अरावली के क्षेत्र से माना जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान में लूणी की जल प्रणाली में बहुत योगदान देती है। पश्चिमी राजस्थान में साग्य नदी भी लूणी तंत्र के संबंधित सहायक नदी है और इसका संबंध अरावली क्षेत्र से होता है। उसके पश्चात बात करते हैं जोजड़ी नदी। जोजड़ी लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, लेकिन इसका उद्गम कहाँ से नहीं होता? अरावली की पहाड़ी से नहीं होता। जवाई नदी भी लूणी की, तो इसका जोजड़ी का उद्गम कहाँ से होता है? ये राजस्थान के आंतरिक मैदान या मैदानी क्षेत्र से निकलकर लूणी तंत्र में क्या हो जाती है? लूणी तंत्र में मिल जाती है। ठीक है, तो ये वाली नदी। इसके पश्चात बात करते हैं अपन किसकी? जवाई नदी। जवाई लूणी की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र से होता है। जवाई पर जवाई बांध, जवाई नदी पर जवाई बांध बना भी हुआ है। तो विशेष कौन सी नदी हो जाएगी? जोजड़ी नदी हो जाएगी। तो कहाँ से नहीं निकलती? अरावली की पहाड़ियों से ये नदी नहीं निकलती। कहाँ से नहीं निकलती? अरावली की पहाड़ियों से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, तो उत्तर हो जाएगा जोजड़ी। परीक्षा लूणी की सहायक नदी जवाई, सुकड़ी आदि अरावली से निकलती है, जोजड़ी नहीं निकलती। निम्नलिखित में से कौन सी लौह अयस्क की किस्म है? बिटुमिन्स। बिटुमिन्स मुख्यतः कोयले की एक श्रेणी है। बिटुमिन्स क्या है? कोयले की एक श्रेणी है। इसे लौह अयस्क नहीं माना जाता। हेमेटाइट की बात करें, हेमेटाइट भी लौह अयस्क का महत्वपूर्ण अयस्क है। इसका रासायनिक संगठन Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3 होता है और इसमें लोह की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। किसमें? हेमेटाइट में। एंथ्रेसाइट भी कोयले की उच्च किस्म है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यह लौह अयस्क नहीं है। गेलेना की बात करें तो गेलेना मुख्यतः शीशा यानी कि लेड का अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र होता है PbS। ध्यान रखें, गेलेना क्या होता है? गेलेना एक प्रकार का शीशा होता है, यानी कि लेड जिसको बोलते हैं। रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? PbS। और जो है इसका हेमेटाइट का क्या हो जाएगा? Fe2O3 इसका सूत्र हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट किसकी किस्म है? लोहे की किस्म है। देखें आप, हेमेटाइट लोह किस्म गेलेना शीशा होता है। एंथ्रेसाइट बिटुमिन कोयला होता है। राजस्थान में लोह अयस्क के प्रमुख रूपों में हेमेटाइट का उल्लेख मिलता है।
राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर में जिप्सम के भंडार क्या पाए जाते हैं? बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है। लेकिन प्रश्न में सर्वाधिक उत्पादन पूछा गया है। बाड़मेर में भी जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं, जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। बीकानेर राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिला है। लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला किसको माना गया है? बीकानेर को। तो बीकानेर में भी जिप्सम की खदानें हैं। कोटा की बात करें तो कोटा मुख्यतः चंबल क्षेत्र में स्थित है। चूना पत्थर और औद्योगिक गतिविधियों के लिए कोटा जाना जाता है, और यह जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक जिला नहीं है, क्योंकि कोटा तो चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। अजमेर की बात करें तो अजमेर में अनेक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन जिप्सम के सर्वाधिक उत्पादन के लिए बीकानेर को क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। तो उत्तर हो जाएगा जिप्सम के लिए बीकानेर, सबसे ज़्यादा बीकानेर में मिलता है। बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहाँ मिलते हैं? तो बाड़मेर की बात है, कपौड़ी बाड़मेर में है। तो कपौड़ी बाड़मेर बेसिन का महत्वपूर्ण लिग्नाइट क्षेत्र है। यहाँ लिग्नाइट के बड़े निक्षेप पाए जाते हैं और इसका खनन भी किया जाता है। तो कपौड़ी जो बाड़मेर है, वहाँ पर लिग्नाइट के जो है निक्षेप पाए जाते हैं। बरसिंगसर जो है बीकानेर जिले के लिग्नाइट क्षेत्र से संबंधित है। बरसिंगसर की बात करें तो बरसिंगसर किससे संबंधित है? बीकानेर क्षेत्र से। ब से बरसिंगसर, ब से बीकानेर। मेड़ता नागौर जिले से संबंधित है, और यहाँ भी लिग्नाइट के निक्षेप पाए जाते हैं। देखो, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, सभी लिग्नाइट के हैं, लेकिन कहाँ का पूछा है? वो बाड़मेर का। तो बाड़मेर में कपौड़ी है। ठीक है। पलाना भी बीकानेर जिले का प्रसिद्ध लिग्नाइट क्षेत्र है। उत्तर हो जाएगा कपौड़ी, यानी कपौड़ी, जालिपा, गिरल, बाड़मेर। ऐसे ध्यान रख लेना, कपौड़ी, जालिपा, गिरल, बाड़मेर। कपौड़ी, जालिपा और गिरल ये बाड़मेर के क्षेत्र है, और पलाना, बरसिंगसर बीकानेर के क्षेत्र है। राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ पर स्थित है? तो अगर बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर पश्चिम राजस्थान में है, पेट्रोलियम क्षेत्र के बिल्कुल निकट पे है जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान में। लेकिन राजस्थान पेट्रो जोन का मुख्य क्षेत्र क्या है? बाड़मेर है। तो क्यों है? क्योंकि बाड़मेर में तेल और प्राकृतिक गैस के महत्वपूर्ण भंडार है। राजस्थान पेट्रो जोन जो है बाड़मेर क्षेत्र से संबंधित है। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज भंडार से संबंधित गतिविधियां हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बाड़मेर। हालांकि जैसलमेर में भी प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम है। उत्तर बाड़मेर हो जाएगा। अलवर पूर्व और उत्तर दिशा में स्थित है, और राजस्थान का पेट्रोजन प्रमुख क्षेत्र नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा बाड़मेर पेट्रोजन क्षेत्र। राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। तो राष्ट्रीय मरुद्यान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है। ये मरुस्थलीय जैव विविधता और गोडाउन के संरक्षण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बाड़मेर और जालोर की बात करें तो जालोर राष्ट्रीय मरुद्यान का मुख्य जिला नहीं है। जैसलमेर जोधपुर की बात करें तो हालांकि जोधपुर मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन राष्ट्रीय मरुद्यान का विस्तार जैसलमेर बाड़मेर में है। तो बीकानेर जैसलमेर की बात करें तो बीकानेर मरुस्थलीय क्षेत्र में जरूर आता है, लेकिन राष्ट्रीय मरुद्यान का आधिकारिक जो क्षेत्र है वो जैसलमेर और बाड़मेर है। प्रश्न संख्या 8 देखो, राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? तो देखो, जोधपुर के बारे में क्या बताया? जोधपुर पश्चिमी राजस्थान का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है, लेकिन प्रश्न में ऊन का सबसे बड़ा बाजार के रूप में अपेक्षित उत्तर नहीं है। हालांकि व्यापारिक केंद्र है जोधपुर पश्चिम का। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर ऊन और पशुपालन क्षेत्र से जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन राजस्थान के सबसे बड़े ऊन बाजार के रूप में नहीं है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर पशुपालन, ऊन, ऊँट संबंधित उद्योगों का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो बीकानेर अपना आंसर हो जाएगा। बीकानेर पशुपालन, ऊन, ऊँट और संबंधित उद्योगों का महत्वपूर्ण केंद्र है। बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर में पशुपालन महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रश्न में भारत के सबसे बड़े ऊन बाजार के रूप में बीकानेर को माना गया है। बाड़मेर में भी पशुपालन है, लेकिन बीकानेर सबसे अधिक उपयुक्त उत्तर है। तो उपयुक्त उत्तर ही आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सर्वोत्तम उत्तर होते हैं। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अविकार नगर टोंक में स्थित है। तो बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में इस मरुक्षेत्रीय परिसर है। बीकानेर में इसका मरुक्षेत्रीय परिसर है, लेकिन मुख्य संस्थान जो है अविकार नगर टोंक में है। ठीक है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र, शोध अनुसंधान केंद्र। जोधपुर में अनेक कृषि और शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। काजरी की अगर बात करें तो काजरी कहाँ पर है? जोधपुर में। जिसका हिंदी नाम क्या है? अगर बात करें किसकी? काजरी की, तो काजरी का हिंदी नाम क्या है? कृषि और शुष्क अनुसंधान केंद्र। ठीक है, कृषि और शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है काजरी।
ठीक है। उसके बाद बात करें ओशिया। ओशिया जोधपुर जिले का क्षेत्र है, लेकिन केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थित नहीं है। अविका नगर मालपुरा टोंक जो क्षेत्र है ICAR यानी कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है यहाँ पर भेड़, ऊन, बकरी और संबंधित पशुपालन पर यह अनुसंधान करता है। अविका नगर मालपुरा टोंक, तो अविका नगर मालपुरा टोंक इसका आंसर हो जाएगा। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व जो है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व जो है वो अलवर राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर बाघ क्या क्या मिलते हैं? बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर आदि पाए जाते हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। सरिस्का नहीं है, तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अनेक संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन सरिस्का राजस्थान में स्थित है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रश्न भी कनेक्ट करते हुए जोड़ दिए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन सा है? कान्हा। कान्हा है बांधवगढ़, यानी कि कान्हा और बांधवगढ़ कहाँ पर है? कान्हा और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। सरिस्का राजस्थान में स्थित है, तो उत्तर नंबर हो जाएगा राजस्थान में सरिस्का। अगला एक प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का पूछा है, तो गिर तो गुजरात में है, तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए कौन सा जाना जाता है? एशियाई शेरों के लिए गिर गुजरात जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखें। एशियाई शेरों के लिए कौन जाना जाता है? एशियाई शेरों के लिए गिर गुजरात जाना जाता है। केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है, जो विश्व का प्रसिद्ध पक्षी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? विश्व साइबेरियन सारस यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय और प्रवासी पक्षी आते हैं। साइबेरियन क्रेन के लिए ये जाने जाते हैं। अगला है रणथंभौर नेशनल पार्क। तो रणथंभौर मुख्यतः बाघ और अन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। डेजर्ट नेशनल पार्क यह मरुस्थलीय जैव विविधता के लिए और गोडाउन पर, यह प्रश्न बहुत सी बार पूछा गया है। कौन सा? डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो डेजर्ट नेशनल जो पार्क है मरुस्थलीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और गोडाउन के लिए जाना जाता है। सोकलिया अजमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर, बाड़मेर। लेकिन पक्षियों के लिए प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य पक्षियों के लिए है। तो क्वेश्चन में पक्षी पूछा गया है। तालछापर चूरू अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तालछापर चूरू जो है अभ्यारण्य जो है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों यानी कि ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक बक, ब्लैक बक का मतलब क्या होता है? काले हिरण। तो आपको काले हिरण नहीं दे करके ब्लैक बक भी दे सकता है, तो ध्यान रखें। ब्लैक बक के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तालछापर चूरू। इसका खुला घास स्थलीय परिदृश्य काले हिरणों के लिए उपयुक्त है। मगरमच्छ की बात करें तो मगरमच्छ और घड़ियाल संरक्षण के लिए चंबल नदी का जो क्षेत्र है वो बहुत प्रसिद्ध है। हरा कबूतर कहाँ मिलेगा आपको? हरा कबूतर राजस्थान के विभिन्न वन क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन तालछापर चूरू में तो कृष्ण मृग मिलता है। बाघ के लिए रणथंभौर सरिस्का आदि प्रमुख है, तो सही उत्तर हो जाएगा काला हिरण, तालछापर चूरू, ब्लैक बक। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था? मतलब 2 नंबर पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका था? तो बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में 2011 में बाड़मेर का जो जनसंख्या जो घनत्व था वो कितना था? जनसंख्या घनत्व 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर पे कितने व्यक्ति? 92, तो 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तो किसका था? बाड़मेर का था। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का जो जनघनत्व था वो 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जैसलमेर के बाद, ठीक है। बाड़मेर का तो कितना बताया? 92 था, और बीकानेर का कितना था? 78 था, ठीक है। और जैसलमेर के बाद दूसरा सबसे कम था। अगर बात करें किसकी? जैसलमेर, तो जैसलमेर के बाद दूसरा कौन है? बीकानेर, ठीक है। उपलब्ध 2011 के जिला आंकड़ों में बाड़मेर कितना है? बाड़मेर 92 है। बीकानेर कितना है? बीकानेर 78 है, ठीक है। और चूरू कितना है? चूरू 146 दर्ज किया गया। चूरू का कितना था? 146। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। आगे देखें, चूरू का जनघनत्व 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो बीकानेर से काफ़ी अधिक है। इस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व राजस्थान में सबसे कम था, तो सबसे कम नहीं पूछा गया। सबसे कम तो किसका था? जैसलमेर का। तो उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा, बीकानेर। तो बीकानेर का जनघनत्व कितना था? 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद कौन है? उसके बाद है बाड़मेर। तो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार द्वितीय न्यूनतम जिला कौन सा हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा।
बीकानेर में 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर में तो सबसे कम था। और बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर में 92 व्यक्ति। तो सबसे पहले तो जैसलमेर के बाद बीकानेर के बाद बाड़मेर, चोरों का 147 दर्ज किया गया। तो जैसलमेर का सबसे कम था कितना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का था। तो क्रम ध्यान रखें, जैसलमेर सबसे कम है, बीकानेर दूसरा सबसे कम है और बाड़मेर तीसरा सबसे कम है। ठीक है। समाई माता क्षेत्र को पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह कहाँ पर स्थित है? तो समाई माता जो पर्यटन जो क्षेत्र है, भरतपुर की बात करें तो भरतपुर पूर्वी राजस्थान में स्थित है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। समाई माता यहाँ पर नहीं है, भरतपुर तो नहीं है। अलवर की बात करें, अलवर सरिस्का, भानगढ़ आदि के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन समाई माता क्षेत्र नहीं है। जयपुर की बात करें तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है, प्रमुख पर्यटन केंद्र है, लेकिन समाई माता क्षेत्र जयपुर में भी नहीं है। अब बात करते हैं बांसवाड़ा की। तो बांसवाड़ा समाई माता क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है और इसे पर्यावरण और पर्यटन आकर्षण के रूप में विकसित करने की योजना से जोड़ा गया है, समाई माता बांसवाड़ा। इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, CET 10+2 11 फरवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में जो आयोजित परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों की। राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरुवनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई है? 1952 में बात कर रहा है ये, 1952 में मरुवनीकरण की बात कर रहा है, वनीकरण की। तो जोधपुर की बात करें तो 1952 में जोधपुर में मरुवनीकरण केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में मरुवनीकरण की स्थापना की गई है। बाद में इसका विकास मरुवनीकरण और मृदा संरक्षण केंद्र, मरुवनीकरण और मृदा संरक्षण केंद्र और आगे चलकर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के रूप में हुआ है। जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर में थार का मरुस्थल प्रमुख जिला है, लेकिन 1952 में जो शोध केंद्र है वो कहाँ पे है? जोधपुर में। बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर मरुस्थलीय और पेट्रोलियम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, शोध केंद्र का मूल स्थान नहीं है। बीकानेर की बात करें, बीकानेर में कृषि और पशुपालन से संबंधित कई संस्थान हैं, लेकिन 1952 का वनीकरण शोध स्टेशन तो जोधपुर में स्थापित हुआ था। उत्तर हो जाएगा जोधपुर। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? प्रश्न वापस रिपीट हो सकता है, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? वनों का ह्रास। देखो, वनों की कमी पर्यावरणीय समस्या है, लेकिन सामान्यतः रेंगती हुई मृत्यु इसको नहीं कहा जाता। पर्यावरण की समस्या तो वनों का ह्रास है। सूक्ष्म जीवों की मृत्यु की बात करें तो यह शब्द सूक्ष्म जीवों की मृत्यु के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। मृदा उर्वरता की बात करें तो मृदा की उर्वरता मतलब मृदा का जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और भूमि का जो क्रमिक रूप से अनुपजाऊ मतलब अनुपजाऊ हो जाती है भूमि, और धीमी धीमी पर्यावरणीय प्रक्रिया है। इस कारण रेंगती हुई मृत्यु किसको कहा जाता है? मृदा की उपजाऊपन की कमी को, यानी मृदा उर्वरता का ह्रास रेंगती हुई मृत्यु कहलाता है। वन्य जीवों की मृत्यु, वन्य जीवों की मृत्यु गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन इस प्रश्न में प्रयुक्त शब्द मृदा की उर्वरता के ह्रास से संबंधित है। तो रेंगती हुई मृत्यु मृदा उर्वरता का ह्रास। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? बात करें मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तो चंबल हरियाणा से होकर तो गुजरती नहीं है, तो चंबल हरियाणा से होकर नहीं बहती, इसलिए यह विकल्प गलत है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। चंबल का मुख्य प्रवाह क्षेत्र गुजरात तक जाता ही नहीं है, माही नदी जाती है उधर। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हाँ यमुना में जाकर मिल जाती है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, यह राजस्थान में बहती है और आगे उत्तर प्रदेश में किस में मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तो हो ही नहीं सकता, दिल्ली चंबल के मुख्य प्रवाह क्षेत्र में आती नहीं है। ठीक है, तो चंबल कहाँ कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश से निकलेगी, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से यमुना में मिल जाती है। पीपलाद पेयजल परियोजना, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध किससे है? झालावाड़ से। देखो, यह विकल्प देखने में आकर्षक लगता है क्योंकि झालावाड़ में पीपलाद नाम की सिंचाई परियोजना से भी प्रश्न आते हैं, लेकिन विशेष रूप से पीपलाद पेयजल परियोजना पूछा गया है। ठीक है, हालांकि झालावाड़ में भी क्या है? पीपलाद नाम की सिंचाई परियोजना है। ठीक है, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर की पेयजल समस्याओं के लिए अन्य परियोजनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन पीपलाद का संबंध नहीं है। पाली की बात करें, पीपलाद परियोजना का संबंध पाली से नहीं है। अजमेर की बात करें तो अजमेर प्रश्न के अनुसार पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध किससे है? पाली से ही है। पीपलाद परियोजना किससे संबंधित है? पाली से है, और इसे पाली के पेयजल आपूर्ति के संदर्भ में पूछा गया है। तो पीपलाद ध्यान रखें, पीपलाद जैसे कि यहाँ क्या है? पीपलाद, पीपलाद, तो पीपलाद पाली,
प आ रहा है वैसे भी, तो प से क्या हो जाएगा पाली। तो पीपलाद जो परियोजना है वो कहाँ पर है, पाली क्षेत्र में है। और ये जो है पेयजल आपूर्ति के संदर्भ में इसे पूछा गया है। अजमेर से, अजमेर में बीसलपुर आदि जलापूर्ति परियोजनाएं महत्वपूर्ण है, पीपलाद का संबंध नहीं है। तो पीपलाद नाम से झालावाड़ में सिंचाई परियोजना का भी संदर्भ मिलता है, इसलिए परीक्षा में पेयजल परियोजना और सिंचाई परियोजना को अलग अलग याद रखना है। अगर आपको पेयजल परियोजना पूछता है वो, तो पेयजल परियोजना तो कहाँ पर है, पेयजल परियोजना तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाली करना पड़ेगा। पेयजल परियोजना तो कहाँ पर है, पाली है, पाली में है। और सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, झालावाड़ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। सराय पचलंगी, देखो सराय पचलंगी क्या है, सराय पचलंगी सुमेलित नहीं है, है ना। सराय पचलंगी कहाँ पर है, झुंझुनू में, तो यह बिल्कुल सही है। सराय पचलंगी झुंझुनू क्षेत्र का लौह अयस्क खनन है, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सराय पचलंगी की बात करें तो सराय पचलंगी क्या है, लौह अयस्क, क्या है ये, लौह अयस्क के कौन सा क्षेत्र, सराय पचलंगी, कहाँ का है, झुंझुनू का। तो सराय पचलंगी जो है झुंझुनू क्षेत्र का लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। नीमला रायसेला दौसा, तो नीमला रायसेला जो दौसा है, नीमला रायसेला क्षेत्र दौसा लौह अयस्क क्षेत्रों में शामिल है, ये भी लौह अयस्क क्षेत्रों में शामिल है, अतः यह भी सही सुमेलित है। लोहारपुरा अजमेर, यह गलत क्या है, सुमेलित नहीं है, मतलब यह गलत है कथन। लोहारपुरा अजमेर जो है अजमेर में नहीं है, बल्कि लोहारपुरा की जो लोहे की जो खदानें हैं, लोहे की जो खाने हैं, देखो सभी लोहे से संबंधित पूछे हैं उसने। तो लोहे जो है कहाँ पर है, ये लोहारपुरा की जो लोहे की जो खदानें हैं वो कहाँ पर है, बूंदी जिले में। तो ध्यान रखना, लोहारपुरा कहाँ पर है, बूंदी जिले में, अजमेर में नहीं है। चौमू सामौद की बात करें तो चौमू सामौद में भी आपको लोहे के भंडार देखने को मिलेंगे। चौमू सामौद क्षेत्र कहाँ पर, जयपुर में, चौमू सामौद क्षेत्र जयपुर। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा लोहारपुरा अजमेर में नहीं होकर के कहाँ पर है, बूंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोहारपुरा बूंदी, चौमू सामौद जयपुर, नीमला रायसेला दौसा, सराय पचलंगी झुंझुनू। आगे देखो 10+2 सीट में पूछा गया प्रश्न है 11 फरवरी 2023 का। लू क्या है, तो गर्मियों की स्थानीय गर्म हवा। देखो लू उत्तर पश्चिम भारत में गर्मियों के दौरान चलने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है। राजस्थान में इसका प्रभाव विशेष रूप से किस में देखने को मिलता है, गर्मियों में देखने को मिलता है। ठीक है, गर्मियों में लू चलती है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, उद्योग, लू का उद्योग से कोई संबंध नहीं है, वनस्पति से संबंध नहीं है, खनिज से संबंध नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर से विश्व वानिकी उद्यान स्थित है, विश्व वानिकी उद्यान कहाँ पर स्थित है, देखो उदयपुर वन और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रतापगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़ में वन क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ठीक है, जयपुर की बात करें तो जयपुर विश्व वानिकी आर्बोरेटम उद्यान जयपुर में स्थित है। तो ध्यान रखें, उत्तर हो जाएगा अपना विश्व वानिकी आर्बोरेटम उद्यान, है ना, आर्बोरेटम, विश्व वानिकी आर्बोरेटम उद्यान जयपुर में स्थित है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वृक्ष प्रजातियाँ और वानिकी संबंधी अध्ययन किया जाता है और प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा, जयपुर, विश्व वानिकी आर्बोरेटम उद्यान जयपुर। आगे देखें, जोधपुर की बात करें, काजरी संस्थान जोधपुर में स्थित है। कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है, मृदा का मुख्य घटक कौन सा नहीं, लवण। लवण मृदा का मुख्य संरचनात्मक घटक नहीं है। लवण यानी कि कह सकते हैं नमक, तो मिट्टी में लवण उपस्थित हो सकते हैं, मिट्टी में लवण उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन सामान्य मृदा की मूल संरचना में इसे मुख्य घटक नहीं माना जाता। आगे देखें, जल, मृदा के छिद्रों में जल पाया जाता है और यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। खनिज पदार्थ मृदा का सबसे महत्वपूर्ण ठोस भाग है। रेत, गाद और चिकनी मिट्टी आदि इसी खनिज अंश से संबंधित है। ह्यूमस जैविक पदार्थों के अपघटन से बनता है और मृदा की उर्वरता तथा जल धारण क्षमता को बढ़ाता है ह्यूमस। तो उत्तर हो जाएगा लवण, इसका अंग नहीं माना जाता। राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, देखो गैस थर्मल पूछा है उसने। ठीक है, तो गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, अंता, जो कि अंता कहाँ पर है, 12 में। कोटा की बात करें तो कोटा में क्या है, देखो गैस थर्मल पूछा है, यहाँ पर ताप,
कोटा में ताप विद्युत उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन राजस्थान का पहला गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र यहाँ पर नहीं है। गैस आधारित नहीं है, कौन सा वाला है कोटा में, तो ताप है ना, कोटा। तो त से ताप और ट से कोटा, ठीक है, ध्यान रखें। तो ताप से संबंधित तो कौन है, कोटा है। बालवोत्रा की बात करें तो बालवोत्रा वर्तमान बाड़मेर का औद्योगिक क्षेत्र है। अंता की बात करें तो उत्तर हो जाएगा अपना अंता। अंता में क्या है, देखो, अंता में 12 जिले में राजस्थान का प्रमुख गैस आधारित जो ताप विद्युत केंद्र है वो प्राकृतिक गैस का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक जो गैस होती है, मतलब गैस आधारित क्या है, यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है, जो वहाँ पर जो प्राकृतिक जो गैस है उससे क्या बनाई जाती है, बिजली बनाने का काम होता है। कहाँ पर, NTPC अंता जो 12 में है, ठीक है। आगे देखो, रामगढ़ जैसलमेर में ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जाना जाता है, ठीक है। ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कौन जाना जाता है, ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जाना जाता है अपना रामगढ़ जैसलमेर जो है ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जाना जाता है। लेकिन पहला गैस आधारित तो कहाँ पर है, अंता 12 में है ना, ठीक है। गैस थर्मल पावर प्लांट अंता, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंता। घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया। घड़ियालों के संरक्षण के लिए राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य जो स्थापित किया गया, चंबल अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चंबल नदी का स्वच्छ जल और नदीय पारिस्थितिकी घड़ियाल के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करती है। राजस्थान के संरक्षित क्षेत्रों की सूची में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में घड़ियाल प्रमुख वन्यजीव के रूप में दर्ज है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ की बात करें तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ में बाघ मिलेंगे, आपको तेंदुआ मिलेंगे, आदि वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। जयसंबंध अभ्यारण्य जयसंबंध क्षेत्र झील और वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल का तो जो है कहाँ पर है, चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी में है ना, चंबल अभ्यारण्य में। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर का है, वन्यजीव क्षेत्र है। यहाँ पर घड़ियाल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा चंबल अभ्यारण्य। राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी, तो अगर बात करें 6.55 की, तो यह तो इस हिस्सेदारी से बहुत ज़्यादा, 2011 की राष्ट्रीय जनसंख्या हिस्सेदारी से अधिक थी। कितना प्रतिशत जनसंख्या पूछ रहा है वो, यह राजस्थान की हिस्सेदारी से बहुत अत्यधिक थी। बी वाले ऑप्शन में 10.41 भी बहुत अधिक थी। 5 यदि बात करें 5.55%, तो यह वास्तविक परीक्षा आधारित प्रतिशत के निकट है। लेकिन सही आंकड़ा क्या है, 5.55 नहीं होकर के सही आंकड़ा है 5.66। कितना है, 5.66। कितने प्रतिशत क्या पूछा गया है राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत पूछी गई है, तो आंसर हो जाएगा 5.66%। कितनी पूछी गई है, 5.66%। तो उत्तर नंबर डी हो जाएगा। 2011 में राजस्थान की जनसंख्या लगभग कितनी थी, 6.85 करोड़ की समथिंग थी, और भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 121 करोड़। भारत की जो अगर टोटल जनसंख्या के हिसाब से देखें तो कितनी है, 121 करोड़ है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 121 करोड़ है, और राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ है। भारत की तो 121 और राजस्थान की 6.85। इस आधार पर राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 5.66 बनती है, ठीक है। और इसके पश्चात हम अगले पार्ट में CET 10+2 22/10/2024 शिफ्ट फर्स्ट में जो आयोजित परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों को विस्तार पूर्वक हल करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।